हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो मोमेंटम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो मोमेंटम क्या होता है मैंने आपको बताया था। मोमेंटम बेसिकली होता है इम्पैक्ट, जो हम किसी बॉडी पे इम्पैक्ट लगता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। और ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है कोई और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है एम इंटू वी। इसको डिफाइन करता है पी से, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब बहुत, इसमें वैल्यू भी होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मान लो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था लास्ट वीडियो में, जैसे एक ट्रक आ रहा है और एक बाइसिकल आ रही है। ठीक है, तो दोनों अगर मान लो सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, दोनों 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो डिपेंड करेगा, वेलोसिटी अगर सेम हो गई दोनों की तो फिर मास पे डिपेंड करेगा। तो जो भारी होगा ऑब्जेक्ट उसका ही मोमेंटम ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, जिसका एम ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो ट्रक और बाइसिकल में से ट्रक का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मास सेम हो जाता है फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे एक बाइसिकल है जो 20 की स्पीड से चल रही थी, फिर 30 की स्पीड से चलने लगी बाद में, तो दोनों केसेस में मोमेंटम कब ज़्यादा होगा? मोमेंटम उसका जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब बाइसिकल यहाँ पर एक है, मास सेम है। वही बाइसिकल 20 से चल रही है, वही बाइसिकल 30 की स्पीड से चल रही है। तो अब मोमेंटम डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, कि अगर जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होता है मोमेंटम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास की होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मिला के क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकंड। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम इससे ही आगे हमारा आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने किया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, जिसने अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको देखें, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर हम करेंगे इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। सेकंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि मोमेंटम में जो चेंज आता है ना, वो किसके वो किसके इक्वल होता है? फोर्स अप्लाइड के, कि हमने कितनी फोर्स लगाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम में चेंज कैसा आएगा? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वही मैंने बताया, एक बाइसिकल ले लो, उसका कुछ मास है और वो कुछ स्पीड से चल रही है। ठीक है, मान लो एक बाइसिकल है जो 50 kg की है और वो एक स्पीड मान लो 20 की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका कुछ मोमेंटम आ जाएगा एम इंटू वी करके। फिर वही बाइसिकल है, 50 kg उसका वेट है, अब वो 30 की स्पीड से चल रही है, तो उसका कुछ और मोमेंटम आ जाएगा। अब इसमें जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब मान लो 1 सेकंड में उसने अपनी स्पीड 20 से 30 कर ली थी, या 5 सेकंड में 20 से 30 उसने स्पीड कर ली, तो वो टाइम भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में जो चेंज आया, चेंज कैसा आया? पहले कुछ मोमेंटम निकलेगा आपका 20, जब 20 की स्पीड से चल रही है, और जब 30 की स्पीड से चल रही है तब कुछ और मोमेंटम निकलेगा। तो दोनों का जो चेंज आएगा, मतलब माइनस करोगे आप बड़े वाले मोमेंटम में से छोटा वाला मोमेंटम, तो माइनस करोगे, वो जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। यही हमारा सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, इसको मैं नोट करता हूँ, फिर आगे और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसको नोट करें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो मैंने आपको समझाया, इसमें कई चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने बताया था आपको पहले, इनिशियल मोमेंटम होगा एक, जिसको एम यू बोला है हमने, यू और वी लिया है यहाँ पे। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम यू। फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारा? एम वी। तो जब इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें से हम बड़े वाले मोमेंटम में से छोटा वाला मोमेंटम माइनस कर देंगे, तो एम वी माइनस एम यू। और जब ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, और जब रेट बोलते हैं, हम रेट की बात करते हैं, रेट का मतलब होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर रेट आएगा तो क्या आ जाएगा? अपॉन में टाइम आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम वी माइनस एम यू के नीचे क्या आ गया? अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, अप्लाइड फोर्स। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये क्या हमारा फोर्स है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, यही आपकी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कि जो ये मोमेंटम में चेंज जितना भी आएगा ये हमारा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ये आपको पता ही है, एम वी माइनस एम यू, तो एम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। और ये जो वी माइनस यू अपॉन टी ये आपने पढ़ा है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। वी माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। पता होगा आपको ये फॉर्मूला, वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, इज इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन। तो वी माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं वहाँ पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया हमने, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, के। ठीक है, ये के हमारा कांस्टेंट हो गया, और के की वैल्यू 1 मानी जाती है। तो के को हम 1 पुट किए करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनली, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, और यही फॉर्मूला आपका कई जगह यूज़ होगा न्यूमेरिकल वगैरह में भी। तो ये आपका सेकेंड लॉ, इसको आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट किए। और ये जो इसकी डेरिवेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमारा आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर है कि कभी आपने देखा होगा जब वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल द प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, वाई, ये क्वेश्चन है कि जब आप एक क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो प्लेयर्स अपने हैंड्स को लोअर क्यों करता है, मतलब अपने हैंड में जब बॉल कैच करते हैं तो करते हुए हाथों को नीचे की तरफ क्यों लेके आते हैं। कभी आप ट्राई करना, अगर आप बॉल कैच कर रहे हो, अगर आप हाथों को बॉल कैच करते करते नीचे की तरफ लेके आओगे तो इम्पैक्ट कम महसूस होगा, और अगर आप सीधे हवा में हाथ रखोगे और सीधे बॉल आपके हाथ पे ड्रॉप होगी तो इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों, मैंने आपको बताया फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए। यहाँ पे देखते हैं फोर्स होता है हमारा एम इंटू ए। अगर ये एक्सेलरेशन को आप रिड्यूस कर दोगे ए को, ठीक है, तो फोर्स भी आपकी कम महसूस होगी। अगर ये एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो एफ़ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो आपकी फ़ोर्स भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। या इस तरीके से कह लो कि ये v माइनस यू अपॉन टी, इसको आपको कम करना है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, ये भी इसको कम करना है तो f कम हो जाएगा। अगर ये पार्ट आपका ज़्यादा हो गया तो f ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी फोर्स ज़्यादा महसूस होगी। तो जब आप कैच करते हो बॉल को और अपने हाथों को लोअर नीचे की तरफ लेके आते हो बॉल कैच करते हुए, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर रहे होते हो। एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि बॉल कैच करने में टाइम आपका बढ़ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से समझो, या तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो फोर्स हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, या एक तरीका और है इसको एक्सप्लेन करने का, आपने इसको टाइम को बढ़ा दिया, क्योंकि जब आप बॉल को कैच कर रहे हो और हाथों को नीचे की तरफ लेके जा रहे हो तो आपका टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, बॉल कैच करने का टाइम पीरियड बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ेगा आपका तो आपका जो ये वैल्यू होगी एम वी माइनस यू अपॉन टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये क्या आएगी आपकी, कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि ये एफ़ और जो टी है आपका ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। मतलब टी बढ़ेगा तो एफ़ कम होगा और टी कम होगा तो एफ़ बढ़ जाएगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे आप टाइम बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, आपका फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आप हाई जंप करते हैं तो हाई जंप करते हुए या लॉन्ग जंप करते हुए क्या होता है, आप वहाँ पर जब प्लेयर वहाँ पे गिरता है तो वहाँ पे कुशन्स रखे होते हैं या सैंड बेड होता है, मतलब मिट्टी लगा के रखते हैं, उसके ऊपर जंप मारते हैं। कभी सीमेंटेड फर्श पे कोई भी लॉन्ग जंप या हाई जंप नहीं करता। क्यों, वही रीज़न, अगर आप सीमेंटेड फर्श पे करोगे तो क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आप जल्दी से, आपकी जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो जल्दी से ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आपका ये टाइम पीरियड बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। आपने लॉन्ग जंप लगाई
और लॉन्ग जंप लगा के आपका जो टी था, टी समझ रहे हो ना, टाइम क्या है यहाँ पे, मतलब आपकी जो वेलोसिटी थी, आप जब कूद रहे थे और जंप ले रहे थे, तो जो आपकी वेलोसिटी थी वो उसका टाइम पीरियड, समझ, टाइम पीरियड मतलब उसको कितनी जल्दी या कितनी देर में आप वेलोसिटी को कम करोगे। तो अगर आपका टाइम पीरियड घट गया तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, टाइम पीरियड घटेगा कैसे, अगर आप फर्श पे कूद जाओगे और वहाँ पे कोई कुशंस नहीं होगा तो आपका जो टी है वो बहुत जल्दी से ज़ीरो हो जाएगा, और जब टाइम बहुत जल्दी से ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, मैंने बताया आपको। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आपका एक्सेलरेशन उस केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप सडनली जब कूदोगे ऊपर से और एकदम फर्श के ऊपर गिरोगे तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। इसकी वजह इसीलिए वहाँ पे कुशंस लगाया जाता है। कुशंस में क्या होता है, आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आप टाइम, आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी कुशंस के ऊपर, या सैंड के ऊपर आप जब गिरोगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, घट गया। टाइम पीरियड आपका बढ़ गया। वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तो टाइम का आपका इंक्रीज़ हो गया। अगर ये इंक्रीज़ हो गया तो फोर्स क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इसलिए आपको चोट कम लगेगी। समझ रहे हो। तो टी को आपको, जब भी टी बढ़ेगा तो फोर्स आपकी कम हो जाएगी, टी आपका घटेगा, टी बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, और टी आपका घटेगा तो फोर्स आपकी बढ़ जाएगी। ये रीज़न होता है कुशंस लगाने का जब आप हाई जंप या लॉन्ग जंप लेते हैं। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन किया गया एनसीईआरटी में ढंग से, आप उसमें एक बार रीडिंग मारना, नहीं समझ आए तो मुझसे दोबारा पूछना। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इसको आप नोट करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। द सम ऑफ मोमेंटा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आपको फिगर से समझाते हैं। तो फिगर देखेंगे वन बाय वन। देखो, मान लो इसमें दो बॉल्स हैं, या दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बॉल हो सकती हैं। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मान लो दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं, दो, यहाँ पे दो बॉल्स का एग्जांपल लिया है। तो दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं। पहली वाली बॉल का मास m1 है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉल m2 है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये बॉल m1 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये m2 है u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये बिफोर कोलिजन है, अभी ये दोनों अलग अलग है, ये इधर मूव कर रही है, ये भी इधर मूव कर रही है, अभी इनकी टक्कर नहीं हुई आपस में। अब ये दोनों यहाँ पर आपस में जाके एक दूसरे से टकरा जाएंगी, दोनों की टक्कर हो गई, ये इधर फोर्स लगाएगी और ये वाली बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दोनों टकराने के बाद फिर अलग अलग हो जाएंगी। कभी आपने दो बॉल्स को टकराया है तो जो जब आपस में टक्कर होगी, टक्कर के बाद फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो जब अब दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो पहली वाली जो u1 की वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी, वो u1 की जगह कोई और वेलोसिटी से, जिसको हमने मान लिया v1, वो v1 से मूव करने लगेगी, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। पहले ये इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब टक्कर होने के बाद इसकी हमने वेलोसिटी मान ली v2। ठीक है, अब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रही है आफ्टर कोलिजन। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था और जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, दोनों का जो मोमेंटम आएगा वो सेम आएगा, मतलब इक्वल आएगा। मतलब इनका जो पहले मोमेंटम था दोनों का मिला के सम, इन दोनों का पहले मोमेंटम क्या होगा, इस वाले का क्या मानेंगे हम, m1 u1। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, m इंटू यू, मतलब वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट। तो इसका मोमेंटम क्या आएगा इस बॉल का, m1 u1, इस वाली बॉल का आएगा m2 u2, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया बिफोर कोलिजन आपका सम ऑफ मोमेंटम। और आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम आएगा m1 v1, इसका मोमेंटम आएगा m2 v2, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो लॉ हमारा क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जो ये जो वैल्यू थी ना आपकी मिला के, और ये जो बाद में वैल्यू आई है इन मिला के, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगी। तो बिफोर और मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बनता है फॉर्मूला कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन इक्वल टू दिस वन आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है।
ठीक है। तो इससे हमारे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प होगी। न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इस फिगर पे आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखो, दो स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए हैं, ए एंड बी। जो बी वाला है उसको हमने वॉल से फिक्स किया हुआ है, और ए वाला आपने अपने मान लो हाथ में लिया हुआ है, और दोनों को अपने बीच से कनेक्ट कर दिया। तो जब आप ए वाले पोर्शन को खींचोगे ना, स्प्रिंग बैलेंस को, तो बी वाला भी अपने आप खींचेगा, और दोनों में ए एंड बी में सेम रीडिंग शो करेगा। जितनी रीडिंग ए में आएगी उतनी रीडिंग बी में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड लॉ मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मान लो आपने ए वाले को खींचा, अपने हाथ से ए वाला आप खींच रहे हो, तो ए वाला बी वाले पे फोर्स लगाएगा। ए वाला बी से अटैच है तो ए वाला बी पर फोर्स लगाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स। ठीक है, और उतनी फोर्स बी वाला ए पर लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ए वाला राइट की तरफ खींचेगा और बी वाला उसको, ए वाले को लेफ़्ट की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो वो उसको बी वाला जो ए को खींचेगा उसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ए जो बी पे लगा रहा है वो एक्शन फोर्स है, और बी जो ए पर लगा रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो थर्ड लॉ हमारा यही है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ आपको। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये स्प्रिंग बैलेंस का मैंने जो आपको समझाया एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल हो सकता है। इसमें और कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है। रॉकेट जब उड़ता है, आपने देखा होगा वो क्या होता है, गैसेस को नीचे रिलीज़ करता है। तो जो गैसेस पहले नीचे रिलीज होती है वो एक्शन फोर्स होता है, और उस एक्शन की वजह से रॉकेट ऊपर जाता है हवा में, उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो जो रॉकेट है वो उड़ता है आपका रिएक्शन फोर्स की वजह से। तो वो भी क्या आपका एग्जांपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप ज़मीन पे चलते हो, अर्थ पे चलते हो, तो वो भी किसका एग्जांपल है, थर्ड लॉ का। उसमें क्या होता है, आप अपने फुट से अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हो, वो एक्शन फोर्स है। जो आपने फुट से अर्थ पे लगाई वो एक्शन फोर्स है, और अर्थ आपको आगे की तरफ पुश करेगा, वो रिएक्शन फोर्स है। आपने एक्शन दिया अर्थ को, और उसका सेम रिएक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। आप अर्थ को पीछे की तरफ धक्का दोगे और अर्थ आपको आगे की तरफ धक्का देगी, जिसकी वजह से आप आगे मूव करते जाते हो। आप अर्थ को पीछे पुश करते जाते हो और आगे की तरफ मूव करते जाते हो। तो ये भी एक्शन रिएक्शन है। उसी का एग्जांपल है, आप जैसे स्विमिंग करते हो या आप बोट में बैठे हो, तो पानी को पीछे की तरफ फेंकते हो तो पानी आपको आगे की तरफ मूव कराता है। स्विमिंग में भी आप हाथों से पानी को अगर पीछे की तरफ मूव कराओगे तो वो एक्शन फोर्स दे रहे हो आप उसको, और वाटर आपको आगे की तरफ मूव कराएगा, वो रिएक्शन फोर्स है। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें बेसिकली अब हमारा बचा न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूमेरिकल हमने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया है। अगली वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल होगा, आपका सेकंड लॉ पे होगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होगा। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी पूरी न्यूमेरिकल्स की होगी। आप पहले यहाँ तक के पूरे नोट्स प्रॉपर बनाओ, और कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप कमेंट्स में डाल सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। तो उसके आपके कमेंट्स का और जो भी क्वेरीज होंगी उसका मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। तो यहाँ तक का आप नोट करें पहले, और यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो उसको आप ज़रूर मार्क करें और उससे पूछ लें। ठीक है, तो यहाँ वीडियो हम अपनी ख़त्म करेंगे। इसके नोट्स प्रॉपर बना लो, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।